माथुर जी को ससम्मान से मंच पर लाएं। मैं हमारी मंत्रिणी लता से निवेदन करती हूँ कि वे परम चक्रवीर विजेता बाना सिंह जी को मंच पर लेकर आएं। और उर्मिला जी से निवेदन करती हूँ कि वे सुनील जी शेट्टी को से था कि एक नन्हा सा दीपक आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधेरे को चुनौती देते हुए कहता है कि भले मैं तुम्हारा सारा तम नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है। इसी तरह से आज ये दीपक हमसे कह रहा है, हमारे जो शहीद हुए हमारे जवान हैं जो हमसे कह रहे हैं कि आप शांति से अपने घरों में रहें, हम शरद की रक्षा के लिए वहाँ पर हैं। ऐसे शहीदों को हमारा बहुत बहुत वंदन, ऐसे जवानों को हमारा बहुत बहुत नमन। मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। महाकवि कालिदास जी ने अपने काव्य रघुवंश में लिखा है कि समुद्र में गहराई होती है पर ऊंचाई नहीं होती, पर्वत में ऊंचाई होती है पर गहराई नहीं होती, लेकिन मनस्वी व्यक्तित्व में ये दोनों ही विशेषण होते हैं और जिनके सहारे वह अपने जीवन काल में ही उन शिखरों को छू लेता है जहाँ तक पहुँचना किसी अन्य के लिए दुर्लभ होता है। तो आइए आज हम मिलते हैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व से, ऐसे ही एक वीर जवान से, रणबांकुरे से, जिनका नाम है परमवीर चक्र विजेता श्री बाना सिंह जी। स्वागत है। सॉरी, मैं गलती हो गई मुझसे। अतिथि देवो भव ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है और इसी परंपरा का पालन करते हुए मैं मंडल अध्यक्षा से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत। A warm welcome to all present here. We are privileged to have Major General Anuj Mathur, Governing Officer, Commanding Maharashtra, Gujarat and Goa areas as our chief guest today. 81. Since then, he has held various responsibilities as an instructor at the Indian Military Academy and a brigade major of a mountain brigade. He is a graduate of Defence Services Staff College, Wellington, and has done his MSc in Strategic Sciences from University of Madras. And welcome his wife, Mrs. Madhu Mathur, who is an educationist and has vast teaching experience. She has been the principal of various army schools for nearly 10 years. We are honoured to have with us today Paramveer Chakra Vijeta. I now call Srimati Lata Ji Rungta to welcome Shri Sunil Shetty with a bouquet. I now request Srimati Madhuri Ji Nevatia to welcome Mrs. Madhu Mathur. के लिए कहा जाता है कि वहाँ 3 महीने रहना 30 साल के बराबर है। जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, जरा कल्पना कीजिए आप लोग कि जहाँ का मानव का जीवित रहना भी अकल्पनीय चुनौती है। ऐसी युद्ध भूमि में बाना सिंह जी ने अपने जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण महान लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान की सियासी स्थित यह सैनिक पोस्ट इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका नाम पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायदा पोस्ट रखा गया और ऊंचाई की अपनी लाभप्रद स्थिति के कारण भारतीय पोस्ट पर निरंतर वो लोग नजर रख सकते थे और भारतीय सप्लाई लाइन को लक्ष्य बना सकते थे। इस पोस्ट पर कैप्टन बाना सिंह जी ने अपने फौजियों के साथ 26 जून 1987 को धावा बोला और आप कल्पना करें उस दृश्य का कि शाम को सूर्यास्त होने के पहले टॉप पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। इतनी बहादुरी से लड़ने वाले बाना सिंह जी के नाम पर आज ये पोस्ट बाना पोस्ट के नाम से जानी जाती है। हमारे देश के ऐसे बहादुर सिपाही का हम अभिनंदन करते हैं और उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और एक झलक हम देखते हैं उनकी बहादुरी की। एक बार सब खड़े होकर जरा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनाएं, उनके सम्मान।
कर्नल कपूर भी एक पोस्टर बाना सिंह जी को देना चाहते हैं। प्लीज आइए कर्नल कपूर, आइए। मोबाइल और अब मैं बाना सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वह आइए और हमें 2 शब्द कहें, हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस शुभ अवसर पर मैं जागृति सम्मेलन राजस्थान महिला मंडल बहुत ही आभारी हूँ कि जिन लोगों ने इतना मान मेरे को दिया है कि जिसके मैं काबिल नहीं। सोल्जर का काम है अपना कर्तव्य करना, उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो उच्च अधिकारियों के हाथ में है। जो हुक्म मिला उसकी पालना करनी। जैसे कि अभी मेरी बहनें जहाँ कह रही थी, इतना मुश्किल था। कई बार मीडिया में कहती है, अभी आपने जब अवलांच आया था सोनम पर, काफ़ी लोगों की जानें चले गई थी, और मैंने सुना यहाँ उन लोगों को बुलाकर इतना हौसला उनका ऊंचा किया कि मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था। अगर देश में ऐसा रहा, कहते थे पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, मगर उससे भी बढ़कर और आगे आ जाए। क्यों? इतना जज्बा जो प्यार का फौजियों के प्रति, मैं बहुत ही खुश हूँ आज। और मैं अति तब खुश हूँ कि एक भगवान ने इतना मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, इज्जत भी दे दी, और आपको मिलने के लिए अभी समय भी दे दिया। इससे ज्यादा मैं उस ऊपर वाले का ज्यादा क्या शुक्रगुजार करूं। वो तब जब आप सब की दुआएं, जब जवान सरहद पर होता है, हमारे भाई बहनें, माता पिता यही कहते हैं हमारे देश ने जीतना चाहिए, और देश जीतता है, और जीता है। कारगिल का युद्ध आपने देखा है, वो सब आपकी दुआएं। हिम्मत आप में, हम में बहुत है। अगर आप में हिम्मत है तो हम में भी है। क्यों? जैसे क्रिकेट चलता है, सब लोग कहते हैं इंडिया जीतना चाहिए, पाकिस्तान हारना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी ये बात बोलते हैं, कुछ जज्बा है हिंदुस्तान में, जज्बा है, देश के प्रति जज्बा है, तब हमारा देश खड़ा है यहाँ। और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए हमारा देश बिल्कुल तैयार है। आप सब ने देखा होगा 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, सियाचिन में जो एक्शन हुआ, हम नहीं हारे। और ना ही हमारे जो हमारी माता ने जिनको जन्म दिया है, ऐसा जन्म दिया है, कोई हारने वाली बात ही कोई नहीं। और इसी दौरान में आपको एक दो तीन दिन पहले मैं जब दिल्ली में बैठे थे जब आरडी परेड के लिए, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरवाल साहब को जब ये परमवीर चक्र दिया गया, उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ समय पहले उसकी माता जी को पाकिस्तान में जनरल साहब ने बुलाया, काफी कोशिश करके, तो चलो उनको मैसेज आ गया आप आओ। उसने सोचा मैं किस लिए जाऊं, मेरा कोई मुल्क नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, मेरी कोई पात नहीं है, मगर चलो अगर सरकार हुक्म देती है मैं जाऊंगी जरूर। तो जनरल साहब रिसेप्शन के लिए एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, तो लेकर चले गए, बेटा मेरे को ये बात बताओ
कि क्या जरूरत थी यहाँ मेरे को आने की। कोई हमारा लगाव नहीं है, हमारा मजहब नहीं है। कहता माँ तेरे को मैं बाद में पूरा पाकिस्तान घुमा कर बताऊंगा क्या चीज है, किस लिए आपको बुलाया है। 5-10 दिन वहां पर रही तो बेटा अभी मैं जाना चाहती हूँ। कहता ठीक है माँ मैं आपको छोड़ कर आऊंगा। आए एयरपोर्ट के ऊपर, कहती कि मैं ये बात पूछी थी मेरे को क्यों बुलाया था। कहता माँ अरुण खेत्रवाल को मैंने मारा है, अगर मैं अरुण खेत्रवाल को नहीं मारता वो मेरे को मार देता। और आज मैं बड़े विश्वास से बड़े हिम्मत से कहना चाहता हूं अगर ऐसी मां पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान को डालेंगे। ये थी हमारी देश की स्थिति, ये थी हमारे अफसरों की जोश, जवानों का जोश। ये सब मिलकर उंगली एक होगी खत्म हो जाएगी, ऐसी होगी सब कामयाब हो जाएगी। हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं फौजियों के लिए किया है और दूसरों के लिए भी किया है। छोटा सा उदाहरण, क्यों हम कस्बे में रहते हैं, छोटा आदमी छोटी ही बात करता है। सब लोगों की लड़ाई होती थी सिलेंडरों के ऊपर। सुबह 4 बजे जाना, बूढ़ी माँ बाप लाइन लग गई 400। जब उसकी बारी आएगी तब क्या सिलेंडर खत्म है, कल आना। आज वो दिन कहाँ चले गए। घर घर आकर, मैं यहाँ का बॉम्बे का नहीं कहता हूँ, मगर हम जहाँ पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं घर में आकर सिलेंडर देते हैं, बहन जी सिलेंडर ले लो। ये होता है राजनीति और ये राज करने का ढंग। तो बाकी ये है कि जो हमने तो अपने कार्य किया है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, अपनी ड्यूटी को सरे अंजाम दिया है। उच्च अधिकारियों ने क्या उसके ऊपर निर्णय लिया वो उन पर निर्भर है। हमारी फौज बहुत आले दर्जे की फौज है और हमेशा रहेगी। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे जब तक हमारा जान है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं जब तक हम ऊपर नहीं जाते तब तक देश के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर और उनका साथ देंगे। अभी ये जो जिस उपलक्ष्य में सरकार ने मेरे को परमवीर चक्र दिया है, मैं अकेला नहीं था। अकेला कोई कामयाब नहीं हुआ है। सब पुलिस, सब साथी, यूनिट, क्यों यूनिट बोलते हैं, मुट्ठी भर सीओ साहब कमांड करते हैं, हुक्म एक का होता है। वही चीज है कि मेरी पलटन को 1987 को ये टास्क दिया गया कि आपने ये कार्य करना। इससे पहले काफी पलटनें गई हैं, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे सीओ साहब से कहने लगे, राय साहब नए कमांडर आए, उन्होंने बुलाया कि आज तेरी पलटन कुछ कर सकती है। तो फौज में क्या, यस करेंगे और करके दिखाएंगे। ओके। नए कमांडर आने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि सब पोस्टों के ऊपर चक्कर लगाया। हर जवान के साथ एक नाइट पोस्ट पर नाइट बिताई कि जवान को प्रॉब्लम्स क्या है, मैं हल कैसे कर सकता हूँ। सब देखा उन्होंने। वहाँ के छोटी छोटी पोस्टें हैं, नीचे आता है जवान 2 किलोमीटर 5 किलो राशन लिया तो रोपो का रस्सा बांधकर 5-5 मीटर की डिस्टेंस पर क्रैश बहुत, अगर गिर भी जाए तो क्या किस ट्रैक्टर से हम उनको निकाल सकते हैं। सब देखा। लास्ट क्या है कि वहाँ सोनम पोस्ट जो अभी रिसेंटली आपने देखा है अवलांच आए हैं, वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा वेपन्स कौन कौन सी वेपन्स हैं, क्या काम करते हैं नहीं करते। हमारा का होता है ऊँचा उसकी सोच होती है। तो एक वेपन हमारा था वो काम नहीं करता। बोला क्यों, कल लड़ाई लग जाएगी, हम कैसे दुश्मन के साथ फाइट करेंगे। मैकेनिक मंगवाया, ठीक किया उनको, वो दुश्मन के चोट के ऊपर फायर खोल दिया। जब फायर खोला दुश्मन ने भी खोल दिया फायर। तो हम 5 बिहार की बदली कर रहे थे। हमारे जवानों 2 हमारे जवान 2 5 बिहार के
4 आदमी की जाने चलेगी तो गुस्से की भावना पैदा होगी, मगर वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट 80 किलोमीटर अराउंड एरिया को डोमिनेट करती थी। जितना भी हमारा फंक्शन है ड्रॉपिंग से है और बाइक चौपर है, अगर ठीक जगह पर ड्रॉप होगा तो हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। तो कुमार साहब ने ये एक प्लान किया कि रोज की सरदर्दी को क्यों नहीं हम दूर कर देते, होता है। उन्होंने बोला ओके ठीक है। कर्नल साहब को बुलाया, कहने लगे आपका बर्तन तैयार है? कहता हाँ साहब बिल्कुल तैयार है। बोला कैसे? बोला हम सब पहले एक पेट्रोल भेजेंगे, वो पता लगाएगी कि कितना स्ट्रेंथ है दुश्मन की, फिर उसके ऊपर हम कैलकुलेट करके फिर दुश्मन के ऊपर हम दावा बोलेंगे। तो 29 मई 1987 को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नायब सूबेदार रहीम राज और उसके साथ 10 जवान एक पेट्रोल तैयार किया। आप मानोगे उस एरिया में 90 डिग्री रो फिक्स करके चढ़ना है। जब वो टॉपर पहुंच जाते हैं तो कम्युनिकेशन किया तो कहने लगे कि फर्दर क्या ऑर्डर है? बोला एडवांस करो। जैसे ये एडवांस किया, जैसे दुश्मन के एरिया के मार के नीचे पहुंचे हम, पाकिस्तानियों ने फायर खोल दिया, जिसमें एक अफसर, एक जेसीओ, 8 जवान की जानें चलेगी। बड़ा अचंभा सा हो गया। मैं उस समय बटालियन में ऐसे क्वार्टर मास्टर था, हमें सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे पांडे साहब के साथ हो गया। वो कैसे भाई? कहते हुए पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तानियों ने फायर खोल दिया और आग भड़क गई। जो भी उच्च अधिकारी वहां पहुंचते हैं उसके अभी क्या करेंगे कि बदले की भावना पैदा होगी। ओके, सीओ साहब ने कॉन्फ्रेंस लिया, 2 अफसर का चूज किया, मेजर राजेंद्र साहब, कैप्टन अनिल शर्मा। और अफसरों ने क्या जीएसपी को चूज किया, सुबेदार हरनाम, सुदर्शन साहब और नायब सूबेदार बाना सिंह। और इसके आगे सारा एक पूरा तैयारी कर ली सब जवानों के साथ। अभी वहां जाना कैसे है? कोई साधन नहीं है, चलकर कोई नहीं जाता है। हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से सामान वहां फेंका जाता है। चलो बना लिया, 203 जेसीओ 57 टोटल 62 आदमी का साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया। जब वहां पर पहुंचे हैं तो सीओ साहब का प्लानिंग था, हमने 30 जून को दुश्मन के ऊपर अटैक करना था। हो सकता उनका प्लानिंग कैसे था? सोए पॉप टेंट है जिसमें 2 जवान सोते हैं, बहुत कंफर्टेबल। तो सुबह हुआ, एक हमारा लड़का मोहनलाल था, उसकी डेथ हो गई। हैपो एक बीमारी है, जैसे कि गाड़ी का सर्दी से इंजन सीज हो जाता है, वैसे हुआ। मर्मिंग पैदा होगी कि लड़ाई के पहले अगर हमने मिशन भी पूरा नहीं किया है, ये हालत हो गया तो मुश्किल होगा। जैसे अफसर्स के बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारे कैप्टन राम प्रकाश साहब, उनको बुलाया गया। सर बेटर नहीं है, हम इससे पहले क्यों ना हमको पर अचीव करें? ओके ठीक है। कहते हैं करना और कुर्बाना बहुत उसमें फर्क है। उन्होंने बोला कैसे? हमें बोला हम ठीक सुनूर से चढ़ेंगे तो दुश्मन को कैप्चर कर पाएंगे। तो बना लिया प्लान, सीओ साहब को बता दिया सर हम ऐसा करना चाहते हैं। बोले ओके ठीक है, आप मानो। तो क्या हुआ कि 8 बजे शाम को हमने चढ़ना शुरू किया, अंधाधुंध। वहाँ स्नोफॉल डे एंड नाइट होती है और -45-50 डिग्री है। मौसम के साथ लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल, दुश्मन के साथ इजी है मगर उसके साथ करना बहुत मुश्किल है। आप मानोगे 8 बजे से शुरुआत की, सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए। इतना स्नोफॉल, क्रैबस। हालांकि सरकार ने सब इंस्ट्रूमेंट दिए हुए थे, अगर कोई पेश नहीं जा रही थी ऊपर वाले के साथ। तो फिर क्या हुआ, जब सुबह 4 बजे हुआ तो मैसेज किया कि हम सर ऐसा ऐसा है, वापस आने। ओके वापस आओ। तो फौज में फिर जो वापस की जो बात है ना, ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब हम जो कैंप एस्टेब्लिश किया था वहाँ पहुँचते हैं, सीओ साहब ने चापा लिया, वहाँ पहुँच गए। अब सर जैसे इसको फॉलो किया, बहुत कुछ कह दिया। ये 62 पट्टन में वापस नहीं आने चाहिए जब तक पोस्ट नहीं ऑक्युपाई की। अगर किसी को कुछ शक है, 800 जवान तैयार हैं इस पोस्ट को लेने के लिए। फौज में हुक्म है और बिल्कुल स्ट्रांग हुक्म, तब काम चले। क्या कि सबसे आगे मैं चलूंगा,
अगर किसी जेसीओ जवान ने पीड़ित करने की कोशिश की, पहला अफसर मैं होऊंगा, शूट करूंगा उसको। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी जरूर करनी पड़ती है। शुरुआत कर दी कुछ ओवर क्लैप, जब आदमी हो जाता है उसमें भी मार खाया जाता है। एक ओवर हैंग बनता था जिससे हम क्लाइंब करके ऊपर चढ़ते थे, फिर हम जाते थे। एक जवान पाकिस्तान अगर बैठा होता, किसी का बस नहीं है, पलटन क्या है, ब्रिगेड क्या है, डिवीजन क्या है, रास्ता ही कोई नहीं चलने का। पहले शिफ्ट में हरनाम साहब गए, बदकिस्मती से हमारी कैजुअलिटी भी काफ़ी होगी, मगर हमें कामयाबी नहीं मिली। होता है, खुद होता है, लड़ाई है, जो मुकाबला है, दोनों तैयार है। और दौड़ किसका लगेगा भी, वो तो आपकी टैक्टिस है, आप किस एंगल से कर सकते हैं, अपने जवानों को मोटिवेट कैसे किया आपने, वो आप पर निर्भर है। दूसरी बार सुदर्शन साहब गए, बदकिस्मती से उनको चेस्ट प्रॉब्लम हो गया, उनको इवैक्यूएट किया गया, और बाद में मेरा टर्न आया कि जी आप अभी काम पूरा करो। उन्होंने बोला ओके ठीक है सर। फिर उनको हमने उदाहरण दिया, 71 की लड़ाई मैंने शम सेक्टर में लड़ी है, देखी नहीं है, लड़ी है कि वहाँ पर ये हुआ था पाकिस्तानियों के साथ। हमारा कहते हैं ये आप पर निर्भर है, कैसे करना, किस एंगल से करना है, आपके ऊपर ये सब कुछ विचार बनाया गया। ओके, अच्छा फायरिंग हुआ, फायर बेस से आर्टिकल शेलिंग भी हुआ, ग्राउंड ब्रेस्ट भी हुआ, अपना हुआ, बिल्कुल नज़दीकी हासिल कर लिया हमने। और कितने लोग किया, जैसा कि अभी 4 दिन से फायरिंग अंधाधुंध चल रहा है, हमारी भी कैजुअलिटी हो रही है, पाकिस्तान की भी हो रही है, मगर हम उसमें कामयाब। एक जवान ने हिम्मत किया, हमारा एक लक्ष्मण है जो अभी उन्हें कैप्टन ने रिटायरमेंट किया है, मगर वो जख्मी था, कुछ कर नहीं पाया। जो थोड़े जख्मी थे, भागने की कोशिश की, उन्होंने पीछे हट कर वहाँ पर चले गए। और कुछ लोग जो ठीक बच्चे थे, जो हमें इंटीमेट कर रहे थे, कैप्टन राम प्रकाश साहब को बहाकर नीचे जा रहे हैं, बुराको भाई क्या लिया, मेरे सामने कहा कि ऑलराउंड डिफेंस जैसे कि हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं दोबारा काउंटर अटैक ना कर पाए पाकिस्तान। हमने दोबारा अपनी जो LMG लगाने की कोशिश की, जिस साइड से वो रस्से पर चढ़ते थे, सेम लगाना शुरू कर दिया। और उनका एक जेसीओ अफसर कौन जो जिसने डिक्लेयर कर दिया कि ये पोस्ट जो है इंडिया के कब्जे में आ गया। इतना एयर ब्रस्ट, इतना ग्राउंड ब्रस्ट और टीक चैलेंज बहुत क्या कि हमने सोचा। उसी में एक हमारा ओम राय लटका था, उसके राइट बाजू जो वो कट गया। फर्स्ट एड का सामान बिल्कुल स्मॉल फील्ड पट्टी है, बंद कर हमने कोशिश की नीचे भेजने के लिए। जब उनको फर्स्ट एड दिया, फिर एयर ब्रस्ट आया और मेजर साहब को लेफ्ट से इधर से निकल गया, उनको भी नीचे भेजा। मगर बदकिस्मती से क्या, ओम राय नीचे नहीं पाया, मौसम टैग्ड हो गया, उसकी डेथ वहीं पर होगी। और मेजर साहब को शायद थोड़ा सा मौसम खुला, उनको वापस भेजा। जब रात भर वहीं सब मिलाकर 14 के करीब जवान थे, तो हमारे यूनिट ये सोचा कि इनको थोड़ा सा वैक्यूएट किया और बाना साहब के साथ 4 या 5 जवान। वो क्यों, अगर हमारा काउंटर अटैक होता तो कम से कम कैजुअलिटी हमारी होगी, यहाँ पे 14 चले जाएंगे तो उसमें भी हिंदुस्तान की बीतती है। ऐसे कर दिया। सुबह हमारे कमांडर साहब जो 102 ब्रिगेड के चंद्र सिंह गया थे, ऊपर आए, उन्होंने देखा मेरे को पूरा एरिया चेक किया, जहाँ से आ सकता है जहाँ नहीं आ सकता है। कुछ कागज जो पाकिस्तान के थे वो लिए, उन्होंने बैठे, एक गिलास पानी पिया। और आज मैं यहाँ इस मन से कहना चाहता हूँ, 3 दिन के बाद एक गिलास पानी पिया। डे टाइम में क्या होता था, सॉफ्ट चुनौती मुंह में डालो चल जाता। मेरी यूनिट ने, हिंदुस्तान आर्मी ने एक टास्क दिया था, मैंने उसको सरे अंजाम दिया है। उच्च अधिकारियों ने क्या उस पर प्लान किया है, वो इन पर निर्भर था। जय Major General Anuj Podar ji, Paramveer Chakra Vijayta, Captain Bana Singh ji, respected members on the dais, ladies, gentlemen, children, friends from the media. I think I shouldn't be saying much today because a real hero is in front of real heroes, and a real hero is always this little when it comes to the real hero. I've done over 130 films, but I think the only films that I've ever been remembered for, or I will ever be remembered for, is Border and LOC. Films जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं,
और करीब इसलिए है क्योंकि असली हीरो के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला। वो यूनिफॉर्म, वो बैग, वो हेलमेट, वो बंदूकें, वो लेके हम खड़े होते थे तो दिन भर हमसे नहीं हो पाता था। लेकिन ये महीनों भर, साल भर ऐसे इलाके में खड़े रहते हैं जहाँ शायद किसी इंसान को खड़े रहना नामुमकिन ही है। The Run of Kutch, उस डेजर्ट में अकेले पोस्ट पे लड़के खड़े रहते थे। लेह लद्दाख में जब हमने शूटिंग की तो आई थिंक 11,000 फीट पे थे। पॉकेट्स थे जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम ऐसे गिरते थे कि लाइक 9 पिन्स हम गिरा करते थे, क्योंकि एक्लेमेटाइज हम कभी हो ही नहीं पाए। तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार हम कर क्या रहे हैं, जबकि they are sacrificing their today for our better tomorrow. So I think hats off. कारगिल का जब वॉर चल रहा था तो मुझे उस कैंप में जाने का मौका मिला। मुझे लेटर भेजा गया था कि जवान आपसे, लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। I think that was the one day when I felt I have not done anything in my life, क्योंकि वहाँ बच्चे जवान हमारे पड़े हुए थे, बिगर हाथ के, बिगर पैर के, लेकिन जुनून वही था। और बार बार मुझे देख के कह रहे थे कि सर माँ शक्ति हमें मौका नहीं दे रहे वापस जाने का, वरना हम जाके दोबारा लड़ना चाहते। आई थिंक दैट इज द स्पिरिट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द यूनिफॉर्म दैट वी ऑल सपोर्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस एंड गिविंग योर लाइव्स फॉर आवर बेटर टुमारो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और हमारे जो अभी इन्होंने जो एक पोस्टर अभी भी डॉक्टर कर्नल कि उन्हें तकलीफ हो रही है, वो वीडियोस भी आपने भी देखे होंगे, उसको लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या है? देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल में डिफेंस मिनिस्ट्री उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ काम कर रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है कि डाउन द लाइन क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुँचते वक्त लगता ही है। लेकिन आई थिंक आज जो अवेयरनेस देश में है जवानों की तरफ से या फौजियों की तरफ से, आई थिंक दैट इज़ एट इट्स पीक। वो जो प्यार है वो आई थिंक वो पीक पे है। और एक वो बहुत खुशी की बात है ये कि हम हमारे असली हीरोज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं देश भर में। ओके अन्ना, अब घर में फैमिली में कुछ होने के बावजूद एक शादी, एक माहौल है, उसके बावजूद यहाँ आप आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, एंड आई हैव सीन यू सपोर्टिंग ऑल द सोशल कॉजेज। ये कहाँ से प्रेरणा आती है? जैसे कि मैंने कहा, आई थिंक 130 फिल्में हो चुकी है मेरी, लेकिन अगर मुझे लोग याद करते हैं तो सिर्फ उस यूनिफॉर्म की वजह से, LOC के द्वारा, बॉर्डर के द्वारा जब मैं इन लड़कों के साथ वक्त गुजारता था तो उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है, वो सिर्फ जान देना चाहते हैं देश के लिए। तो आई थिंक उनकी माइंडसेट और अगर आप मेंटालिटी देखोगे तो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट लव फॉर द कंट्री। तो हमेशा हम्बल रहा हूँ और इसीलिए जो कुछ एज ए रियल हीरो छोटी मोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जो भी हो मैं करता हूँ, मैं आगे आता ही हूँ। ओके, हाउ प्राउड मोमेंट इट इज़ फॉर यू नो गेटिंग सुनील शेट्टी हियर ऑल द वे? हमारे लिए तो बहुत कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक मुझे मौका मिला बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो आई थिंक मुझे मौका मिला और इसीलिए मैंने हाँ कहा कि मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। सुनील सर, जयपुर में पद्मावती की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान जिस तरह से ग्रुप ने उनको हमला किया, उनको शायद उनके बाल भी खींचे, आई थिंक वो दर्द, चीज़ों को क्या कहेंगे? वो दर्द पूरे इंडस्ट्री के चेहरे पे दिखाई दे रहा है आज। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये एक अल्टीमेट वार्निंग है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, किसी के खिलाफ मत रहना आप लोग। उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे और उनको अब पता भी चल रहा होगा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब बड़े हुए हैं एज एक्टर्स। फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ, अतिथि देवो भव आई थिंक वहीं से आता है, यू नो। एंड ये एकाध किसी एसोसिएशन ने ये डिसीजन ले लिया
टू ईच इज ओन, लेकिन मेरा यही कहना है कि एज एन इंडस्ट्री लेट्स कम टुगेदर एज अ फैमिली एंड स्टैंड अप अगेंस्ट एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट अस. एज इंडियंस हम कभी किसी को नहीं सताते, हम हमेशा सबको माफ़ ही करते रहते हैं, और वो खूबी हिंदुस्तान की है, वो हमारी कल्चर की है. तो आई थिंक दैट वी शुड कीप इन माइंड, और ये एक डेफिनेट मैसेज है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, वरना आप सॉफ्ट टारगेट हमेशा रहो. सुनील सर, सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि बंसाली जी ने उसका FIR नहीं किया, तो क्या ये फिल्म प्रमोशन का ही तरीका था? ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही है? नहीं, देखिए अफवाहें, इसलिए आपने भी कहा कि अफवाहें ही रहेगी, ऐसा है नहीं. कभी कभार बैकलैश एक इंडिविजुअल इंसान को डर लगता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े होने का, लेकिन आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हम साथ रहे तो ये तकलीफ कभी आएगी ही नहीं हमारे ऊपर. एज एन इंडस्ट्री वी हैव टू यूनाइट एंड बिलीव दैट वी आर अ फैमिली बिकॉज वी आर अ फैमिली. Do you think it's a high time, Sunil sir, do you think it's a high time to get united? What happened with Bhansali is Absolutely. I think we need to get united. We are not against anybody. I'm not against anybody. I'm not being diplomatic. Because the minute you know that this family is a very strong family, किसी की ताकत ही नहीं हमारे पर उंगली उठाने की. और सुनील सर, इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि फिल्म पद्मावती में पद्मावती के कैरेक्टर को अलग से पेश किया गया, जबकि ये पहले दिन शूटिंग थी. तो आपको कैसे पता? स्क्रिप्ट एक्टर्स के अलावा किसी के पास है नहीं, तो उन लोगों को स्क्रिप्ट कहाँ से पहुँची, वहाँ स्क्रिप्ट कैसे पहुँची? एंड इतनी तो सेंसिटिव है. स्टार का अभी तक साइलेंस है. आपको नहीं लगता कि स्टार का कुछ बोलना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए? अभी तक ऑफ कोर्स खड़े हैं, लेकिन वो इस शॉक, आई थिंक अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं एक शॉक में रहता कि ये हुआ कि मैंने किया क्या है जो मेरे ऊपर ऐसे लोग बरसे हुए हैं. तो आई डोंट थिंक इट इज़, और जैसे कि मैंने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें एक होना बहुत ज़रूरी है. Okay, now.